पवित्र पुस्तक की बेअदबी को लेकर पंजाब के कई जिलों में तनाव, अर्धसैनिक बलों को किया गया तैनात। वर्ल्ड कप कबड्डी रद्द। पंजाब के सिरफिरे जवान की खौफनाक वारदात, अंधाधुंध फायरिंग कर 4 लोगों की हत्या की, खुद की भी ली जान। दलित अत्याचार मामले में मुख्य आरोपी समेत 3 गिरफ्तार, 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड। फरीदाबाद में दबंगों ने 4 दलितों को जलाया था जिंदा, 2 मासूमों की हुई थी मौत। माहौल बिगड़ने पर घिरी केंद्र सरकार, अरुण जेटली ने शिवसेना को दी नसीहत। कांग्रेस ने केंद्र सरकार को लिया आड़े हाथों। बिहार में दाल पर दंगल, बढ़ती कीमतों के लिए केंद्रीय मंत्रियों ने राज्य सरकार पर फोड़ा ठीकरा। सीएम नीतीश ने कहा, हमें नहीं चाहिए अच्छे दिन। करप्शन पर आमने सामने केजरीवाल और बस्ती पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना, कहा पहले अपने काम पर ध्यान दे सरकार। उबर कैब रेप केस में दिल्ली कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी ड्राइवर शिव कुमार यादव दोषी करार, 23 अक्टूबर को होगा सजा पर फैसला। भारतीय स्पिनर अमित मिश्रा के खिलाफ सख्ती, महिला की पिटाई मामले में एफआईआर दर्ज। 25 सितंबर को बेंगलुरु के एक होटल की है घटना। सहवाग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा, जन्मदिन के दिन किया संन्यास का ऐलान। आईपीएल में भी नहीं दिखेगा जलवा। नमस्कार, फाइनल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनीता सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले बात पंजाब की करेंगे, जहां के बठिंडा के एक गांव में पवित्र पुस्तक की बेअदबी की एक और घटना के बाद पंजाब के कई जिलों में एहतियातन अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया। अमृतसर के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अमृतसर समेत कई जिलों में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। उधर पवित्र पुस्तक की बेअदबी की घटनाओं के खिलाफ पंजाब के अलग अलग जगहों पर सिख संगठनों का धरना प्रदर्शन जारी है और इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। इधर पंजाब में फैले तनाव और अशांति के मामले में चंडीगढ़ में मंगलवार को पंजाब सरकार की बैठकों का दौर जारी रहा। विपक्ष ने जहां एक और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की, तो वहीं बादल सरकार ने कैबिनेट बैठक कर इस मामले की घोर निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात की और लोगों से प्रदेश में फैली अशांति को खत्म करने की अपील की। और चलिए रुख अब दिल्ली का करेंगे, जहां से सटे फरीदाबाद के सुनपेट गांव में दबंगों की हैवानियत सामने आई है। ताकत के जोश में दबंगों ने एक घर में आग लगा दी, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद में दबंगों की गुंडागर्दी, दलित परिवार पर दबंगों का कहर, 4 लोगों को जिंदा जलाया, पहले पेट्रोल छिड़का फिर लगाई आग। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में दबंगों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। एक दलित परिवार पर दबंगों का ऐसा कहर टूटा कि परिवार के 2 सदस्यों ने दम तोड़ दिया, जबकि 2 सदस्य अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। दिल दहला देने वाली वारदात फरीदाबाद के सुनपेड़ गांव की है। सोमवार की रात यहां एक दलित परिवार चैन की नींद सोया हुआ था, लेकिन अचानक गांव के कुछ दबंग घर में घुस आए और फिर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पहले परिवार के सदस्यों को बुरी तरह मारा पीटा, इतने पर भी मन नहीं भरा तो फिर 4 लोगों पर पेट्रोल छिड़क दिया और घर में आग लगा दी, जिसके कुछ देर बाद पहले जिस घर में सन्नाटा पसरा था वहां चीख पुकार मच गई। उनकी फैमिली लूटी हुई थी, उनकी सोई हुई थी, तो आए और आग लगा दी और 2 तो एक्सपायर हो गए। दबंगों की हैवानियत का इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने मासूमों को भी नहीं बख्शा और 2 बच्चों को आग के हवाले कर दिया, जिसमें झुलसकर 2 बच्चों की मौत हो गई। वारदात के पीछे
पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पहले कोई लड़ाई वड़ाई हुई थी, तो जिस कारण पहले आपसी कोई फूट है। दलित परिवार पर दबंगों के सितम का दर्द अब थमने का नाम नहीं ले रहा, बस आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा है। हालांकि पुलिस इनको इंसाफ दिलाने की बात कह रही है। कौन लोग इसमें हैं या नहीं है, वो सारी हम तफ्तीश करेंगे। पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलेगा, ये तो अभी बता पाना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से दबंगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी है, इस पर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर कब तक दलितों पर टूटेगा दबंगों का कहर? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो फरीदाबाद के बाद अब बात पंजाब की करेंगे, जहां के संगरूर के पास एक फौजी की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग यहां पर घायल हो गए। फायरिंग में मारे गए सभी लोग फौजी के ही रिश्तेदार हैं। बताया जा रहा है कि फौजी ने पारिवारिक कलह के बाद इस घटना को अंजाम दिया। वारदात के बाद फौजी घर की छत पर चढ़ गया और वहां से भी आते जाते लोगों पर फायरिंग करने लगा। बाद में खुद को पुलिस से चारों तरफ से घिरा देख फौजी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। खड़े हो गए देख सारे। मैं कहना मर गया आप दे फायर मार के किते हो। विजयदशमी के दिन रावण के वध की बात हजारों साल पुरानी है, लेकिन बिहार के सियासी समर में आजकल सियासी वध की चर्चा जोरों पर है। लालू यादव ने सांप्रदायिकता को मुद्दा बनाकर जिस सियासी वध की बात की, उससे एनडीए का गुस्सा फूट पड़ा और सभी ने लालू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सियासत में राम रावण युद्ध जारी है। सियासत में रावण कौन और राम कौन, इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। बस आपको सुनाएंगे कैसे सियासत में आजकल रामलीला का खेल चल रहा है और हर कोई रावण वध की बात कर रहा है। पहले लालू जी को सुनिए, क्या कहते हैं सियासी वध पर। तो हम लोग वध करने के लिए, पॉलिटिकल वध करने के लिए हिंसा वाला नहीं, पॉलिटिकल वध हो जाएगा। देखो अगर लोग लगाया इज्जत का हाँ, सांप्रदायिकता का वध हो जाएगा एकदम। लालू जी का इशारा आप भी समझ गए होंगे और वो लोग भी समझ गए होंगे जिन पर उन्होंने निशाना लगाया था। ऐसे में पलटवार तो होना ही था, वो भी खालिस लालू स्टाइल में। बिहार की जनता अभी दशहरा में जिसको रावण के रूप में जानता है, जिसको जंगल राज का प्रतीक मानता है, जिस पार्टी को, उस पार्टी का वध करने के लिए बिहार की जनता तैयार है। देखिए, लालू जी के ऐसे शब्दों पर मेरे पास शब्द नहीं है, न मेरे वो संस्कार है कि मैं वैसी बात करूं। रावण वध का दिन भारत की संस्कृति का एक बहुत बड़ा दिन है, जब प्रभु राम का आगमन हुआ था। जीतन जब विभीषण है, खुद श्री मुख से माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा है, तो रावण कहाँ बैठा हुआ है? नीतीश के खेमा से जीतन मांझी रूपी विभीषण जब बाहर आया है, तो रावण वो है। अब नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ बाण चलाना है और रावण वध वहाँ हो जाएगा। कहते हैं इश्क और जंग में सब कुछ जायज है। बिहार में भी सियासी जंग हो रही है और ऐसे में इन नेताओं का एक दूसरे पर यूं हमला तो बनता है। बस देखिए, समझिए और फैसला कीजिए, क्योंकि सियासत में वध का हक सिर्फ और सिर्फ जनता को है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और अब बात जरा दाल की कर लें, जहां दाल की कीमतों में लगी आग की वजह से सियासी जगत में भी आग लग गई है। विपक्षी पार्टियां दाल को लेकर सरकार पर लाल हो रही हैं, तो सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि दाल की कीमत वापस पटरी पर ला सके। जब दाल 200 रुपए किलो होगी तो आम लोग और सियासी लोग लाल तो होंगे ही। मुंबई से भोपाल तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक यूं ही लोग गुस्से में हैं, सड़क पर हैं, दाल के लिए लाल पीले हो रहे हैं। एक महीने में
50 रुपए, 60 रुपए और 70 रुपए की जो दाल की कीमतें थी वो बढ़कर 200 रुपए हो गई। आज तक महाराष्ट्र में किसी भी जमाखोर के खिलाफ एक भी छापा नहीं मारा गया है। दाल पर ये गुस्सा लाजमी है, लेकिन इस गुस्से के पीछे दर्द से ज्यादा सियासत है, और उसी सियासत की वजह से एक एक कर सभी पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। केंद्र सरकार भी आगे आए जिससे महंगाई कम हो। उन्होंने तो देश भर में कहा कि महंगाई हम कम कर देंगे, हमारे पास फार्मूला है कम करने का। मैं समझता हूँ ये समय आ गया है जब उनका फार्मूला लगना चाहिए और उनको देश में महंगाई कैसे कम हो उसमें सहयोग अगर समाजवादियों का चाहिए होगा तो समाजवादी पूरा सहयोग करेंगे। अखिलेश यादव मोदी सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं और साथ देने का भरोसा भी दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना सामना के जरिए केंद्र सरकार पर लाल पीली हो रही है, और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह दाल की बढ़ती कीमतों के पीछे नीतीश कुमार को जिम्मेदार बता रहे हैं। पहली बार अभी हमारा प्रेस रिलीज है, उसमें आंकड़े हैं कि 3 वर्षों में किस प्रकार से बिहार में दाल का उत्पादन कम हो रहा है, जबकि हर प्रकार की सहायता दाल के उत्पादन के लिए राज्य सरकार को दी जा रही है। दाल की कीमतें क्यों बढ़ी, इसके पीछे वजह पुरानी है, उत्पादन कम और समय पर आयात नहीं होना। लेकिन सबके अपने अपने तर्क हैं और सबकी अपनी अपनी सियासी जरूरत, और इस सियासी संग्राम में आम पब्लिक है कि दाल से तौबा करती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बात यहाँ पर अब मुंबई की होगी, जहां लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन और हंगामे पर सियासत तेज हो गई है, और इस मामले में शिवसेना, बीजेपी और कांग्रेस तीनों एक दूसरे पर हल्ला बोल रहे हैं। कभी सुधींद्र कुलकर्णी पर कालिक, तो कभी बीसीसीआई दफ्तर में घुसकर हंगामा। मुंबई में शिवसैनिकों का ये नजारा आम होता जा रहा है। इस हंगामे की वजह से केंद्र सरकार की फजीहत हो रही है, और इसको लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली काफी नाराज हैं। पिछले कुछ दिनों में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं, वो सचमुच में निंदनीय है, और इसलिए संयम के साथ अपनी बात कहना, अगर विरोध भी प्रकट करना है तो वो एक संयम के साथ विरोध प्रकट करना ये बेहतर होगा। लेकिन वित्त मंत्री के इस बयान को बीजेपी के उन नेताओं के लिए भी संदेश के तौर पर देखा जा रहा है जिन्होंने हाल ही में दादरी की घटना को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए थे। जेटली ने शिवसैनिकों और अपने नेताओं को तो हद में रहने की सलाह दे दी है, लेकिन कांग्रेसी नेता हैं कि सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और सरकार गंभीर है तो वो देश को आश्वस्त करने के लिए तमाम ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जो उनके दल में हैं, चाहे संसदीय दल में हैं, कार्रवाई करें, तभी कहीं देश को एक संदेश जाएगा। हालिया हंगामे पर नूरा कुश्ती का खेल जारी है और सब एक दूसरे पर निशाना साधने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक सर्वे में दिल्ली में पुलिस को सबसे ज्यादा भ्रष्ट बताए जाने के बाद दिल्ली पुलिस और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए हैं। पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने आप सरकार और सीएम अरविंद केजरीवाल को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि अगर उनके खिलाफ शिकायत पाई गई तो वो नौकरी छोड़कर चले जाएंगे। सीएमएस इंडिया करप्शन स्टडी 2015 के सर्वे पर दिल्ली पुलिस और सरकार के बीच तलवारें खिंच गई हैं। बस्सी ने कहा है कि अगर इस तरह का कोई सर्वे आया है तो ये उनके लिए एक चैलेंज है, क्योंकि दिल्ली में अब कोई पुलिस वाला एफआईआर के लिए रिश्वत नहीं लेता, और अगर ऐसा है तो वो इस्तीफा देने को तैयार हैं। कि जो भी व्यक्ति किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ ऑडियो वीडियो एविडेंस देगा बेईमानी का, उसको 25,000 रुपया इनाम दिया जाएगा, और किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ एविडेंस देगा सिर्फ 10,000 का इनाम दूंगा।
यानी कि पुलिस वाले के खिलाफ ऑडियो वीडियो एविडेंस दोगे 25,000 का इनाम देंगे हम। पुलिस का बचाव करने के साथ साथ बस्सी ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा और कहा कि वो 6 मंत्रियों के साथ अपना काम करें, पुलिस अपना काम कर लेगी। दिल्ली पुलिस की चिंता हम खुद अपने आप कर लेंगे, क्योंकि उनके यहाँ पे भी कई समस्याएं हैं। जैसा मैंने कल भी मुझे किसी जब चैनल ने पूछा था, मैंने बताया था कि साहब 6 मिनिस्टर्स में से भी करप्शन रोकना मुश्किल हो गया था, तो इसलिए उनके पास काम बहुत है, वो अपना करें, हम अपना करेंगे। बस्सी साहब दरअसल केजरीवाल के उस ट्वीट से खफा हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी जी अब जिद छोड़िए, हमारे साथ मिलकर काम कीजिए, एसीबी और पुलिस दिल्ली सरकार को दीजिए, हम 1 साल में सब ठीक करके दिखाएंगे। सीएमएस सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। सर्वे में पीएम मोदी और उनके एलजी के अंडर काम करने वाली दिल्ली पुलिस को सबसे ज्यादा करप्ट बताया गया है। केजरीवाल ने ये ट्वीट सीएमएस इंडिया करप्शन स्टडी 2015 के सर्वे के सामने आने के बाद किया था, जिसमें कहा गया कि दिल्ली में पुलिस सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और चलिए अब जरा बात आईएसएल की करें, जहां 16वें मुकाबले में एक जबरदस्त एनकाउंटर हुआ और नॉर्थ ईस्ट ने टूर्नामेंट की अपनी पहली जीत दर्ज कर पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर जगह बना ली। देखिए रिपोर्ट। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की पहली जीत, चेन्नई एफसी को 2-0 से हराया। जो ये सोच रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम आईएसएल सीजन 2 में सबसे फिसड्डी साबित होगी, वो गलत थे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की गाड़ी चल पड़ी है। Said the one thing these fans wanted more than anything else was a goal to celebrate, and who knows। गुवाहाटी में चेन्नई एफसी के खिलाफ मैच में यूनाइटेड ने उन्हें जोरदार झटका देते हुए मैच 2-0 से अपने नाम कर लिया। दोनों टीमों ने आईएसएल सीजन 2 के 16वें मुकाबले में जबरदस्त आक्रामकता से मैच शुरू किया। मैच को शुरू हुए अभी 15 सेकेंड ही हुए थे कि नॉर्थ ईस्ट की फ्रांसिस डेडजी ने लगभग पहला गोल कर ही दिया था, लेकिन किसी तरह से चेन्नई एफसी का बचाव हो गया। लेकिन फिर 1 मिनट बाद फिक्रू टेपेरा ने चेन्नई के लिए भी एक चांस बनाया, लेकिन वो टारगेट मिस कर गए। यानी दोनों टीमों ने साफ कर दिया कि वो किस मूड से मैदान में उतरे हैं। दोनों टीमों ने पूरे मैच के दौरान एक दूसरे पर गोल दागने के कई अटेम्प्ट किए, लेकिन मैच के आखिरी मिनट से पहले मैच में कोई गोल नहीं हुआ। जैसे ही खेल का आखिरी मिनट चल रहा था, तभी नॉर्थ ईस्ट की ओर से पहले सिमाओ सबरोसा ने गोल किया और फिर बैक टू बैक कुछ सेकंड के बाद निकोलस विलीज ने मैच का दूसरा गोल कर न सिर्फ 2-0 की बढ़त बनाई, बल्कि चेन्नई का गेम ओवर कर टूर्नामेंट की पहली जीत भी हासिल कर ली। नॉर्थ के लिए टूर्नामेंट की पहली जीत भले ही देर से आई, मगर दुरुस्त आई। और अब आने वाले दिनों में नॉर्थ ईस्ट की किस्मत के पिटारे से क्या निकलेगा, ये कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा। दीपांशु मदान, ईटीवी स्पोर्ट्स। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत में टेलीकॉम क्रांति लाने वाले सैम पित्रोदा की ऑटोबायोग्राफी ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया का आज मुंबई में विमोचन हुआ। इस कार्यक्रम में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी मौजूद थे। अपनी ऑटोबायोग्राफी में पित्रोदा ने अपने जीवन के उतार चढ़ाव के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ अपने संबंधों को बखूबी बताया है। मुंबई की ये शाम बेहद खास थी, जहां कार्यक्रम में एक साथ मौजूद थे रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी, टेक्नोक्रेट सैम पित्रोदा और मुंबई की कई जानी मानी हस्तियां। मौका था सैम पित्रोदा की ऑटोबायोग्राफी के विमोचन का। इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि पित्रोदा मौजूदा वक्त के महान विचारक और स्वप्न दृष्टा हैं। सैम
heartwarming journey from humble beginnings in rural India to the global telecom stage is nothing short of an epic. This book is a reminder that even the biggest walls can crumble in the face of big dreams and even bigger determination. And that with persistence and positivity, the impossible can be achieved. वहीं सैम पित्रोदा ने अपनी जिंदगी के कई लम्हों का जिक्र करते हुए राजीव गांधी को याद किया और कहा कि राजीव ने उनकी जिंदगी के मकसद को बदल दिया। I spent a decade with Rajiv Gandhi, who gave me really special meaning to my own life. He was very special to me. I had a great personal equation. We had spent a lot of time together, including with my wife, and he had the political will to bring India into modern technology era. सैम पित्रोदा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया में इंदिरा गांधी के सामने अपनी प्रेजेंटेशन राजीव गांधी से दोस्ती समेत भारतीय राजनीति के कई पहलुओं का जिक्र किया है। पित्रोदा का जन्म उड़ीसा के तितलागढ़ में एक सामान्य परिवार में हुआ था, लेकिन आज दुनिया उन्हें आविष्कारक, कारोबारी और नीति निर्माता के तौर पर जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। और बातें अगली खबर की करेंगे, जहां कोको कोला की मैंगो ड्रिंक माजा की बोतल में काला पदार्थ मिलने से हड़कंप मच गया। दिल्ली में हुए इस घटना के बाद से माजा पसंद करने वाले लोग सदमे में आ गए हैं। I love you, I love you, I love you। हर मौसम आम आपको कर सकता है बीमा। चुनिंदा ताजे रसीले आमों से बना माजा, माजा हर मौसम आम। साल भर वाले आम से आपका काम हो सकता है तमाम। चुनिंदा रसीले आमों से बना माजा, माजा बिना गुठली का आम ले सकता है आपकी जान। मेरे हाथ में ये एक माजा की बोतल है, इसके नीचे ये देखिए ये कुछ काला काला पदार्थ है, इसके अंदर है, वो क्या है नहीं पता, हो सकता है कि वो जहरीला हो और अगर मैं किसी अपने को दूं तो उसकी जान के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि आज की डेट में जहरीली मिठाइयों के बजाय लोग बाग कोल्ड ड्रिंक्स और चॉकलेट देना ज्यादा पसंद करते हैं। माजा की बोतल में इस काले पदार्थ को देखकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। क्या है ये काला पदार्थ और कैसे पहुंचा ये माजा की बोतल के अंदर, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना साफ है कि ऐसी घटनाओं से कोका कोला जैसे ब्रांड पर सवाल उठते हैं। साथ ही त्योहार के इस मौसम में उस सरकारी जांच पर भी जिसके जरिए सरकार फूड सेफ्टी की बात करती है। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। केंद्र और राज्य सरकारों ने देश भर की छोटी बड़ी मिठाइयों की दुकानों की जांच के आदेश कर दिए हैं। मिलावटखोरी के जरिए मिठाइयों को कहीं जहरीला तो नहीं बनाया गया, लेकिन देश की जो नामी ग्रामी बड़ी पेय पदार्थ कंपनियां हैं उन पर नकेल कसने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। सरकार तो जांच करती रहती है, लेकिन माजा और दूसरे कोल्ड ड्रिंक्स की ऐसी लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। जब ब्रांडेड कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल के अंदर सांप, कॉकरोच और ब्लैक स्पॉट मिलते हैं, इसलिए लोगों को हमेशा इनका मजा लेने से पहले और अपनों को देने से पहले इसकी ठीक से जांच कर लेनी चाहिए। कैमरामैन राजेश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, ETV न्यूज। चलिए बात अगली खबर की करेंगे, जहां केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि के पुत्र तुषार का विवाह समारोह जयपुर के अशोक क्लब में आयोजित किया गया। समारोह में नामचीन हस्तियों ने शिरकत की। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समारोह में पहुंची और वर वधू को आशीर्वाद दिया। वहीं न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने भी विवाह समारोह में शिरकत की और वर वधू को आशीर्वाद दिया। वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव भी विवाह समारोह में पहुंचे। विवाह समारोह में मुख्य सचिव CS राजन, मंत्री यूनुस खान, IAS DB गुप्ता, अरुण कुमार, वीनू गुप्ता, IPS BL सोनी, जयपुर मेट्रो के CMD NC गोयल और पूर्व मंत्री दर्रू मियां समेत कई अधिकारी भी शामिल हुए और वर वधू को आशीर्वाद दिया।
और चलिए बुलेटिन में बात विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स की। सीनियर जस्टिस टीएस ठक्कर सुप्रीम कोर्ट में अगले मुख्य न्यायाधीश बनाए जाएंगे। 2 दिसंबर को रिटायर हो रहे वर्तमान सीजेआई एचएल दत्तू की जगह लेंगे जस्टिस ठक्कर। 1991 बैच के आयुध निर्माण सेवा के अधिकारी रामचंद्र मिश्र कैबिनेट सचिवालय में निदेशक बनाए गए हैं। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार।